नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा आज आपसे बात करने वाला हूं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके सवाल पूछे हैं कि कुंडली के अंदर अगर इस प्रकार के दोष या सवाल या जो भी स्थितियां उनके मन में आई हैं कि हमारी कुंडली में ऐसा है, हमारी कुंडली में वैसा है, तो उसका क्या परिणाम होने वाला है, उसके बारे में मैं आपसे यहाँ बात करने वाला हूँ। जो भी मुझे मुख्य विषय लगे हैं उनके बारे में मैंने बात की है। हो सकता है ये दोष या ये स्थितियां आप अन्य लोगों की कुंडलियों में भी प्राप्त हो। तो मुझसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कुंडली में मंगल, बृहस्पति और राहु अगर किसी भी भाव के अंदर बैठे हों तो क्या ये मंगल राहु यानी अंगारक योग, गुरु राहु यानी गुरु चांडाल योग के तीनों ग्रह यदि कुंडली में एक साथ एक ही राशि में बैठ जाएं तो क्या ये अंगारक योग होगा, क्या ये गुरु चांडाल योग होगा और इसका क्या परिणाम होने वाला है। देखिए, जब कुंडली के अंदर तीन ग्रह एक साथ बैठे हुए हों तो उनका निर्धारण करा जाता है उनकी डिग्री के हिसाब से। अब इसमें सबसे पहले बात यह है कि इसको दोष बना कौन रहा है। मंगल और बृहस्पति की होती तो दोष बनाती नहीं है। दोष बना कौन रहा है? दोष बना रहा है राहु। राहु एक राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है, असुर की श्रेणी में उसको रखा गया है। डिपेंड करता है कि राहु किसकी राशि में है, उसके हिसाब से वो बल देता है। लेकिन राहु और केतु में हमेशा से ये क्षमताएं होती हैं कि वो किसी भी चीज के पीछे ग्रहण लगा देते हैं। जब भी ब्रह्मांड में ग्रहण पड़ता है तो उसमें राहु और केतु का मुख्य रोल होता है कि सूर्य चंद्रमा यदि राहु केतु की परिधि में हो तो ग्रहण लगा देते हैं, क्योंकि ये स्मोक है, ये धुआं है, ये किसी चीज के ऊपर ब्लैक कलर का आवरण डालने वाला एक प्लेनेट है। अब मंगल के साथ राहु हो जाए तो राहु अपने आप में एक एग्रेसिव प्लेनेट है ही है, मनमानी करने वाला प्लेनेट है, अपनी चलाने वाला प्लेनेट है, सामाजिकता को ना मानने वाला प्लेनेट है। अब कुंडली के अंदर मंगल, बृहस्पति और राहु एक साथ हैं तो सबसे पहले यह निर्धारित करना होगा कि कुंडली में ग्रहों का अंश कितना है। मान लीजिए राहु 10 डिग्री का है, मंगल 12 डिग्री का है और बृहस्पति 16 डिग्री का है। अब इनमें 10, 12 और जो 16 डिग्री है तो राहु जिस ग्रह के निकट ज्यादा होगा, क्योंकि राहु विपरीत चलता है, वक्री चलता है, और बाकी ग्रह अगर कुंडली में वक्री हैं तो वो भी विपरीत चल रहे हैं, और यदि वो वक्री नहीं है तो वो डायरेक्ट चलेंगे। जैसे मंगल और बृहस्पति कुंडली में न्यूनतम स्थिति में बैठे हैं, शून्य पे बैठे हैं, यानी ना वक्री है ना मार्गी। मार्गी तो होगा ही होगा, वक्री होकर नहीं बैठा हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि राहु मंगल के ज्यादा निकट है या बृहस्पति के ज्यादा निकट है। यानी 10 डिग्री राहु की है, मंगल की 12 डिग्री है, तो वो मंगल के निकट ज्यादा हुआ, क्योंकि बृहस्पति 16 डिग्री का है। इसलिए आपकी कुंडली के अंदर अगर ऐसा कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो आप उसकी डिग्री से निर्धारित कीजिएगा कि ये मेरे मंगल पे ज्यादा ग्रह प्रभाव दे रहा है या बृहस्पति पे ज्यादा प्रभाव दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में बनेगा अंगारक योग। ये मंगल से संबंधित कारकत्वों में नेगेटिविटी भर देगा, यानी आपके अंदर जोश और साहस तो होगा, लेकिन वो जोश और साहस आपको लगाना कहाँ है? जहां जरूरत नहीं है वहां आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो, एक हट को पकड़ के बैठे हुए हो कि नहीं मुझे तो करना ही है, किसी की सुन नहीं रहे हो। तो मंगल के साथ राहु की नजदीकियां यहां अंगारक दोष बनाएंगी, ना कि गुरु चांडाल दोष। तो ये तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा। बाकी ये जिस भाव में बैठे हैं, अगर ये 6-8 12 में बैठे हैं तो ज्यादा खराब रिजल्ट देंगे, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो कम खराब रिजल्ट देंगे, लेकिन दोष तो वो है ही। जितना ज्यादा वो डिग्रिकली क्लोज होगा उतना ज्यादा वो ज्यादा प्रॉब्लम देगा। तो कुंडली में 3 ग्रहों का निर्धारण चाहे किसी के भी साथ हो, मान लो शनि शुक्र राहु हो एक साथ, तो किस पे ज्यादा दोष लगाएगा राहु, वो एक देखने वाली बात है। दूसरा बात यह है, एक सवाल यही पूछा गया ग्रहों की अवस्था के बारे में। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना भी दी है, लेकिन फिर भी लोग बात पूछते हैं कि ग्रह अगर मृत अवस्था में हो तो क्या हो। देखिएगा, सम राशि के अंदर कोई भी ग्रह अगर 6 डिग्री के अंश तक होता है तो वो मृत अवस्था में होता है।
अब कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच है और उस बीच में उस ग्रह की दशा चली, मान लीजिए शनि कुंडली में 5 डिग्री का होकर बैठा है, सम राशि के अंदर बैठा है, और लोगों ने कहा मेरा ग्रह तो मृत अवस्था में है। ऐसा मृत अवस्था जो शब्द है यहां पे, इसका मतलब यह होता है कि उस ग्रह के अंदर बल देने की क्षमताएं हैं लेकिन कुछ कम है। अवस्थाओं से मतलब होता है कि यह व्यक्ति उतना पावरफुली काम नहीं कर पाएगा जितना पावरफुली उसे काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी अवस्था मृत है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्लेनेट डेड हो गया, उस ग्रह की पूरी दशा बहुत खराब चली जाएगी। अब ग्रह मकर राशि में बैठा हो और शनि जैसा कोई ग्रह हो, तो शनि की राशि तो उसकी अपनी राशि है। अब मकर में बैठा हुआ ग्रह 6 डिग्री से कम पे है, तो अवस्था हो गई मृत अवस्था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी स्वराशि के फल देने भूल जाएगा, अपनी स्वराशि के फल भी अवश्य देगा, लेकिन क्या करेगा, वो ग्रह अपने कारकत्वों में कमी करेगा, आपसे जरूरत से ज्यादा प्रयास, जरूरत से ज्यादा लेबर कराएगा, तब कहीं जाके वो ग्रह आपको रिजल्ट देगा। ये मतलब नहीं है कि मृत अवस्था है तो ग्रह डेड हो गया, अब मेरी दशा खराब जाएगी, ये कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। बाकी इसको वर्ग कुंडलियों में देखना बहुत जरूरी है कि ग्रह कहां बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, कोई मित्र ग्रह या योग कारक ग्रह या उच्च का ग्रह उससे कोई संबंध बना रहा है या नहीं, या नवांश में दशांश में उसकी पोजीशन कैसी है। तो सिर्फ एक छोटे पॉइंट को पकड़कर ग्रह को बुरा मान लेना यह बिल्कुल गलत है। एक और सवाल पूछा गया है कारक शुक्र और विवाह के संबंध के बारे में। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए मैं पहले भी वीडियो विवाह से संबंधित बना चुका हूं, लेकिन मैंने ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया है कुंडली के अंदर। देखिए 7th हाउस, सप्तम भाव विवाह के लिए जाना जाता है। सप्तमेश एक विवाह कराने वाला प्लेनेट है, लेकिन हर भाव से संबंधित एक कारक भी होता है। जैसे कारक है सप्तम भाव का शुक्र। शुक्र नेचुरल कारक भी है, मैरिज का या भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, बेडरूम का सुख देने वाला। वहीं शुक्र 7th हाउस का कारक है, ब्यूटी ऑफ मैरिज कहलाता है। अब ऐसा कोई ग्रह कुंडली के अंदर दूषित हो जाए तो बहुत सारी हॉरोस्कोप्स में ये ऑब्जर्वेशन है, शादी हो गई, शादी चल भी रही है, शुक्र ग्रह बहुत पीड़ित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ब्यूटी ऑफ मैरिज नहीं मिल रही है। यानी व्यक्ति जिस चीज को चाहता है अपने पति या पत्नी से, वो चीज की सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं वो दोनों साथ रह तो रहे हैं, साथ घुल मिल रहे हैं, शादी हो गई, संतान भी हो गई, लेकिन एक नेचुरल सुख, शादी से संबंधित सुख कि हाँ मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूं, जो ब्यूटी ऑफ मैरिज है वो नहीं है। और ये शुक्र जितना ज्यादा दूषित हो रहा है, एक स्थिति पे ऐसा भी ले आएगा कि पति पत्नी ये कहेंगे कि हमारा मन करे तो हम डाइवोर्स ले लें, लेकिन हम समाज के तौर पर रुक जाते हैं, घर परिवार के तौर पर रुक जाते हैं, नहीं तो हमारा मन तो ये करता है कि हम डाइवोर्स ले लें। क्योंकि जब ब्यूटी ऑफ मैरिज ही नहीं है, क्यों, तो क्या सामाजिक तौर पर शादी को दिखाते रहे, बच्चों के लिए शादी को दिखा रहे हैं कि भैया बच्चे हो गए अब तो रुकना ही पड़ेगा, डाइवोर्स दे ही नहीं सकते। तो विवाह और विवाह कारक शुक्र में बहुत ज्यादा संबंध है। इसका प्रयोग हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए, कुंडली मिलान में तो खास तौर पे करना चाहिए कि शुक्र को अवश्य देखें। महर्षि पराशर जी ने यह तक भी कहा है कि जब लग्न से सप्तम भाव सप्तमेश देखते हो, चंद्रमा से सप्तम सप्तमेश देखते हो, तो शुक्र से भी सप्तम सप्तमेश अवश्य देखो, क्योंकि शुक्र मैरिज का कारक है, ब्यूटी ऑफ मैरिज देने वाला प्लेनेट है। अगर ये प्लेनेट दूषित है तो ये आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। इसका सिर्फ एक निदान है, अगर ये प्लेनेट D9 में यानी नवांश कुंडली में जाके स्वस्थ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बिना प्रॉब्लम में है, तो ही ये आपको मैरिज का सुख दे सकता है। क्योंकि D9 हमेशा से शादी के लिए देखा जाने वाला एक वर्ग चार्ट है। वहां पे ये प्लेनेट ठीक है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं स्थितियां ठीक होंगी, नहीं तो आप पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे अपना कि डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन नहीं है, शुक्र पीड़ा में है, व्यक्ति को वैवाहिक सुख में कमी रहती है, वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता है।
एक व्यक्ति विशेष हैं, उन्होंने वक्री ग्रहों के बारे में पूछा। वैसे तो मैं वक्री ग्रह के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, पहले भी वीडियोस में बताया है क्या होता है कि वक्री ग्रह क्या है, कैसे फल देता है, क्या होता है। उन्होंने ये कहा है कि वक्री ग्रह की महादशा कैसी हो। देखिए, ग्रह दो प्रकार से परिणाम देता है, एक शुभ ग्रह की श्रेणी में है या अशुभ ग्रह की श्रेणी में। मान लो बृहस्पति है, नेचुरल बेनिफिक है, शनि है, नेचुरल मैलेफिक है। अब कुंडली में बृहस्पति उच्च का हो और शनि है, नेचुरल मैलेफिक है, वो तुला राशि में उच्च का हो। अब ऐसे ही ग्रहों की दशा आ जाए या अन्य किसी भी राशि में बैठे हों लेकिन वो वक्री हो। वक्रत्व हमेशा से एक प्लस पॉइंट है। जब हम षडबल देखते हैं तो षडबल में चेष्टा बल को वक्रत्व की स्थिति में रखा गया कि जो ग्रह वक्री है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है। मैंने बहुत लोगों को यह देखा है कि जिनके प्लैनेट्स वक्री हैं, जिनको उस ग्रह की दशा आ रही है, 10 साल की दशा है, 7 साल की दशा है, 19 साल की दशा है, ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी दशाएं आ रही हैं और वो वक्री हैं, तो प्लैनेट तो शक्तिशाली हो गया, चेष्टा बली है, उसके दिमाग में उधेड़ बुन देता रहेगा, वो एक जगह शांत नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स उसकी ऊपर चलती रहेंगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने वाला प्लैनेट हो जाता है। शक्तिशाली होता है क्योंकि सूर्य की आभाओं से दूर होता है। जब सूर्य की आभाओं से दूर होगा तभी वो प्लैनेट वक्री होगा। साथ ही साथ वक्री ग्रहों की दशा में अधिकतर रिपीटेशन देखा गया है। ग्रह खराब भाव में है, कोई खराब घटना आपके साथ हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो ये रिपीटेशन देता है, फिर से एक्सीडेंट करा सकता है, फिर से बीमारी को उजागर कर सकता है। और साथ ही साथ ऐसे प्लेनेट के अंदर एक ये बात भी देखी गई है कि ये ग्रह अचानक से फल देने वाला हो। कोई भी काम हो रहा है बिल्कुल सडन, जिसकी उम्मीद नहीं थी, कॉल आ गया एकदम अचानक से, नौकरी के लिए आप परसों से ज्वाइन कर लो। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आप सीढ़ियों से फिसल गए, अचानक से आपको चोट लग गई, अचानक से आपको लॉटरी लग गई, अचानक से आपको लाभ हो गया, अचानक से आपको नुकसान हो गया। तो ये बहुत ज्यादा देखा गया कि कहीं ना कहीं वक्री ग्रह का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो। तो वक्री के बारे में अभी तो मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि ये विषय बहुत वास्ट है, इसके बारे में कितना ही बात कर लो उतना ही कम है। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो वक्री की दशा में होती हैं। बाकी वक्री ग्रह कहाँ है, कौन सा है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, वर्ग में स्थितियां उसकी क्या हैं, वो अलग निर्भर करते हैं। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस वक्री ग्रह से संबंधित हैं, आप उनको सुन सकते हैं, उनसे आपको काफी चीजें पता लगेंगी। तो ये कुछ मुख्य सवाल थे आप लोगों के, जो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, उनसे आप अन्य लोगों को अवगत कराना चाहिए कि जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये जरूर किसी ना किसी की कुंडली में अवश्य होते रहते हैं। आगे भी कमेंट्स करते रहिएगा। किसी को अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी बात पूछनी हो, अगर मुझे वो लगेगी लॉजिकल है कि मुझे उसका जवाब देना चाहिए, तो मैं फिर से आपके लिए वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर से अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।